नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट में 400 सीट जीतने का फॉर्मूला आज बीजेपी को दे दिया। 9 दिन बाद मोदी की पार्टी 43 साल की हो जाएगी। 2 सीट से 400 सीट का टारगेट रखना, नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा लक्ष्य क्या सोच कर रखा? क्या यह सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है या 400 सीट जीतने के लिए कोई सॉलिड प्लान भी बना है? मोदी की पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। वॉर रूम रेडी हो गया है। सांसदों को बुलाकर स्ट्रेटेजी समझा दी गई है। कार्यकर्ताओं को खुद नरेंद्र मोदी ने फॉर्मूला बता दिया है। मोदी की पार्टी 2024 का चुनाव किस अंदाज में लड़ेगी, किस मुद्दे पर लड़ेगी, किस वॉर रूम से लड़ेगी, यह सब जानना हो तो यह रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिल्ड हो रही है। चौबीस के लिए बीजेपी का नया दफ्तर, नया मकसद। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। 9 दिन बाद मोदी की पार्टी 43 साल की हो जाएगी। प्रधानमंत्री इसी साल 73 साल के हो जाएंगे। 330 दिन बाद अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना देना, बीजेपी को सबसे संगठित ऑर्गेनाइजेशन बना देना और बीजेपी को हर तरह के चुनाव जीतने वाली विनिंग मशीन में कन्वर्ट कर देना। जो काम कोई नहीं कर सका वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मगर नरेंद्र मोदी का दिल मांगे मोर। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। 24 के लिए मोदी सावधान हैं, सतर्क हैं, चौकस हैं और बिल्कुल फोकस्ड हैं। आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर
भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। कमांडर मोदी ने अपनी सेना को नए मिशन के लिए तैयार किया है। 24 की बड़ी लड़ाई से पहले मोदी को कुछ अहम मोर्चे फतह करने हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, यहां तक कि अपने कार्यकर्ताओं को भी स्पेशल टास्क दिया है। क्या है मोदी का टास्क, यह आगे बताते हैं। उससे पहले आपको मोदी के सामने उठ रहे चैलेंज की एक झलक दिखा देते हैं। कांग्रेस के नेता आज दिल्ली की सड़कों पर निकले, हाथ में मशाल और जुबां पर मोदी का नाम। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। सोनिया गांधी को पैसेंजर बनी है और पीछे से कार्यकर्ताओं की बोगी प्रियंका गांधी वाड्रा जोड़ रही हैं। Election will come. That point of time, you know that how is it fighting, whether it is like 2020, 2019 or 2024. That we will, no, we have no worry. मोदी विरोधी 17 दलों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने जो कार ड्राइव की, वही कार राहुल ने लगातार दूसरे दिन चलाई। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम रजिस्टर्ड 15 साल पुरानी कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 को खत्म हो रहा है। यानी 4 दिन बाद ये कार कबाड़ हो जाएगी। पुरानी कार चलाकर राहुल अपने आप को निरीह दिखा रहे हैं। मेरा सब कुछ मोदी ने छीन लिया, ऐसा भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की टाइमलाइन चेक करें तो 4 नैरेटिव मिलेंगे। राहुल की संसद की सदस्यता मोदी ने छीन ली, राहुल का बंगला मोदी ने ले लिया, जिस घर से 3 प्रधानमंत्री हुए उसका बेटा बेघर हो गया, 4 बार का सांसद कार के बिना बेकार हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और सारा ठीकरा मोदी पर फोड़ रहे हैं। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर और लाल किले के बीच मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी है। एक जगह मोदी ने कार्यक्रम किया, दूसरी जगह राहुल और प्रियंका ने फ्लॉप मशाल जुलूस निकाला। दोनों तस्वीरें एक समय की ही हैं। तस्वीरें काफी हैं, कुछ और बताने की जरूरत नहीं। 24 के लिए कैसे बिल्डअप हो रहा है, सैंपल दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिन्होंने कभी बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले, वो भी आज निस्तेज दिखे। लटके मुरझाए हुए चेहरों से मोदी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संसद में लगातार दूसरे दिन कांग्रेसी सांसद काले कपड़े में आए और आसन पर काली स्याही से रंगे कागज के टुकड़े फेंके। कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है, जबकि स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसे प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये सबको पता है। राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वो तय समय से पहले सरकारी बंगला खाली कर देंगे। मोदी सरनेम विवाद में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस ने अब तक हायर कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की है। कांग्रेस इसमें कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर हायर कोर्ट ने राहुल को राहत दे दी तो कांग्रेस का पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त हो जाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से तो राहुल यूनाइटेड विपक्ष की मीटिंग में बैठ रहे हैं। सजा कम हो गई तो ये मौका भी छिन जाएगा। बीजेपी इसे ही नाखून कटा के शहीद होना कह रही है। We are not worrying about but the way in which they are doing all this process is to intimidate Rahul Gandhi. On what account? Only one account, because he is continuously repeating the
connection between Adani and Prime Minister Narendra Modi. नरेंद्र मोदी एकदम अलग ट्रैक पर हैं। नेशन बिल्डिंग से लेकर पार्टी बिल्डिंग तक मोदी सब कुछ कर रहे हैं। लुटियन जोन से बाहर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने वाली पहली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी ने अपने दफ्तर का एक्सटेंशन भी बनवा लिया है, जबकि कांग्रेस अब तक 24 अकबर रोड पर ही पड़ी है। कांग्रेस का जो नया दफ्तर बन रहा है वहां बुलडोजर जरूर पहुंच गया, क्योंकि वहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मोदी की पार्टी राहुल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रही। मोदी इस अटैक को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाएगी। 14 अप्रैल को बीजेपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। 6 से 14 अप्रैल के बीच सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। 15 मई से 15 जून के बीच बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। बीजेपी के सांसद अपने अपने क्षेत्र में 9 साल के मोदी शासन की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, केंद्र की हर योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। मोदी जो भी करते हैं उसमें प्लस का हिसाब जरूर रखते हैं। अंबेडकर जयंती को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाकर मोदी दलित वोटों को प्लस करेंगे। ओबीसी के अपमान का मुद्दा बनाकर बीजेपी ओबीसी प्लस कर रही है। उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। राहुल गांधी की पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत इसी ओबीसी कार्ड से है। ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ। मोदी जी और ईरानी जी, अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं। मोदी को 24 से पहले 23 जीतना है। कर्नाटक अगला मोर्चा है, वहां भी ओबीसी का कैलकुलेटर ऑन किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है। 2% आरक्षण वोक्कलिंगा समुदाय को दिया गया है और 2% आरक्षण लिंगायत समुदाय को दिया गया है। बीजेपी इसे सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक बता रही है।
बीजेपी को लगता है कि आरक्षण के दांव से प्रदेश सरकार के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी। करीब 100 सीट पर असर रखने वाले लिंगायत वोटर बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने से वो नाराज चल रहे हैं। ओल्ड मैसूर रीजन की 61 सीटों पर वोकलिंगा यानी गौड़ा वोटर्स का दबदबा है। 2019 के चुनाव को छोड़कर वोकलिंगा कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे। 4% आरक्षण के दांव से मोदी दोनों जातियों को साध रहे हैं। कर्नाटक के मुस्लिम वोटर इसका विरोध कर रहे हैं, यह भी बीजेपी के लिए फायदे की बात है। The Congress president and the leader of opposition, Mr. Siddaramaiah sir, has gone on record saying that if they come back to power, they will revoke this 4% reservation that the BJP has today extended to the Vokkaliga and the Lingayat community. In other words, he has mooted the idea of reservation of to Muslim community to the extent of 13%. Our question to the Congress is, whether you want to give 4% or whether you want to give the 13%, you have to do so only by deducting the 4% or 13% from the larger 27% OBC bracket. बीजेपी के लिए यहां एक निगेटिव बात भी है। बम्बई सरकार ने दलितों को दिए जाने वाले 17% आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया है। इससे दलित नाराज हैं। कांग्रेस के नेता उसका फायदा उठाने में जुट गए हैं। As soon as we form the government in May, we are going to scrap this. It is against the constitution. मोदी के खिलाफ बंद कमरे में 17 पार्टियों के नेता मिलते हैं। ये तो सच है कि विपक्षी खेमे में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। दूसरी तरफ एक अकेले मोदी। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि यूपीए में पार्टियां तो प्लस हो रही हैं, लेकिन वोट प्लस नहीं हो रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले ओबीसी का मुद्दा आया, फिर सावरकर का मुद्दा आ गया। ओबीसी के अपमान से पिछड़ा वोटर गया, सावरकर के अपमान से मराठी वोटर गया। नीरव मोदी और ललित मोदी कम से कम ये तो पिछड़े नहीं आते। तो सरनेम लिखने से किसी की जाति का पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू बता ये कारवा क्यों लूटा। और मैं तो पिछड़े जाति को हूं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रमन सिंह मुझे छोटा आदमी कहते हैं। राहुल के बयान में सावरकर के अपमान की बात ने इतना तूल पकड़ा कि उद्धव ठाकरे ने खड़गे की मीटिंग में अपना नुमाइंदा तक नहीं भेजा। नहीं, ये बयान गलत है। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।